की व्याख्या कीजिए तथा अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। या तो परावर्तन पूछ लेगा या अपवर्तन पूछ लेगा। बहुत कम ऐसा चांस है कि हाइगेंस के द्वारा प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन दोनों की व्याख्या एक साथ पूछा जाए। लेकिन हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है वो जरूर पूछ सकता है। अर्थात प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत क्या है और इस आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। या दूसरा प्रश्न बन सकता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है, इसके आधार पर हाइगेंस के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो प्यारे साथियों, प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस अर्थात हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है वो पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। है बहुत आसान। परावर्तन की व्याख्या कुछ बच्चों को मुझे लगता है कठिन लगी होगी। क्यों लगा होगा कठिन? थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट उनके कमजोर होंगे तो लगा होगा। अगर परावर्तन की व्याख्या उन्हें अच्छे से आती है प्यारे बच्चों, तो सिर्फ किरणों की जगह ये जान लो कि अब तरंगाग्र आपतित हो रहा है। क्योंकि द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत में उन्होंने तरंग को नहीं लिया बल्कि तरंगाग्र को कहा कहीं पर आपतित होती है, इस आधार पर व्याख्या की इसने हाइगेंस सर ने। और इसी वजह से हाइगेंस का तरंग सिद्धांत फिर कुछ प्रिंसिपल के लिए फॉलो किया। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत ने परावर्तन की भी व्याख्या की, अपवर्तन की भी व्याख्या की, व्यतिकरण की भी व्याख्या की और चौथा पॉइंट विवर्तन की भी व्याख्या की। अर्थात प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या हाइगेंस के तरंग सिद्धांत जो उन्होंने तरंगाग्र का पॉइंट ऑफ व्यू बताया वो उसके द्वारा व्याख्या हो सकी। तो प्यारे बच्चों, बेसिक्स समझना जरूरी है। कब क्या कैसे हुआ। सबसे पहले प्रकाश को कण समझा जा रहा था कि प्रकाश छोटे छोटे पार्टिकल जिन्हें हम कणिका बोलते हैं उनके रूप में चलता है, जिसे कॉर्पस्कल्स थ्योरी ऑफ न्यूटन सर वो हम लोग बोलते हैं। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत हम लोगों ने अच्छे से समझा था। और फिर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, लेकिन तरंग सिद्धांत में वो सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और ईथर जैसी कल्पना कर ली, तो इस सर्वव्यापी कल्पना करके थोड़ा सा फेल हुए, तरंग के रूप में ही चला। लेकिन दूसरे द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत में सुधार करते हुए ये कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में नहीं बल्कि तरंगाग्र के रूप में चलता है। और क्या होता है तरंगाग्र, क्या होता है द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, वो आपको लेक्चर्स में पीछे मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस शानदार क्लास में हम सभी लोग सीखेंगे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। तो आज का भी लेक्चर बहुत ही कुछ वैसा ही रहने वाला है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक वैसा ही साथ निभाएंगे। साथ निभाना साथिया वाला, अर्थात साथ ही हमारा और आपका कुछ ऐसा है। आपके गुरुजी से आप भी बहुत प्रेम करते हैं और आपके गुरुजी आपसे भी बहुत प्रेम करते हैं। प्यारे बच्चों, हम सभी का एक ही लक्ष्य है कि हम सभी 2025 की बिहार बोर्ड परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सके। एवं साथ ही साथ मेरा पर्सनल लक्ष्य है, अगर आपको वो 11 जनवरी का दिन याद हो जब मैंने पहली क्लास 2025 बोर्ड परीक्षा देने वाले मतलब आप सभी छोटे भाई बहनों को, आप सभी मेरे दोस्तों को मैंने क्लास लिया था, तो बताया था कि मैं आप सभी को पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेशन हो या सही गाइडलाइन देना हो, अर्थात आपके अंदर सही व्यक्तित्व, सही पर्सनालिटी डेवलप करना और सही डिसीजन को लेने की क्षमता को भी डेवलप करना, ये मेरा भी उद्देश्य रहेगा। अर्थात पढ़ाने के साथ साथ बहुत सारे संस्कारों को आपके भीतर निहित करना भी मेरा उद्देश्य है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही सब बातों को मैं आप सभी से शेयर करता रहता हूं समय समय पर। तो आप सभी के हमारी सभी बातों को सुनने के लिए हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। प्यारे बच्चों, आप क्लास को शुरुआत करेंगे, इसलिए भाई नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। अगर माता पिताजी आपके आसपास बैठे हो तो उन्हें भी मेरा सत सत नमन है। तो प्यारे बच्चों, क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मैंने बता दिया कि ये चैप्टर और टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें तो गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड लव यू सो मच। सर गुरुजी, परीक्षा पैटर्न 2025 में बदलाव हुआ है? नहीं, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी बदलाव होने की जानकारी नहीं आई है। ठीक है, अब ऐसे ही खबरें चल रही हैं कि बदलाव हो सकता है, हुआ है, होने वाला है, ऐसा सब कुछ चलता रहता है। लेकिन अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई बदलाव नहीं हुआ है और एग्जाम के 2-3 महीने पहले अब बदलाव होने की संभावना भी नहीं है। डरिएगा नहीं इससे कि सर बदलाव हो जाएगा तो क्या, पढ़ना आपको वही टॉपिक है, वही कॉन्सेप्ट है, पूछा चाहे जैसे जाए। ठीक है, एग्जाम पैटर्न। सर तबियत कैसी है? बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूं, आप सभी की दुआओं से बिल्कुल अच्छा लग रहा है, मुझे कोई तकलीफ वैसी नहीं है। गले में थोड़ी बहुत खराश वराश ये तो चलता रहता है, ये हम टीचर्स के लिए, हम खास करके हमारी बात हो तो वो ऊर्जा तो ऐसे दूर हो जाती है। ठीक है, तबियत बिल्कुल स्वस्थ है। अगर तबियत खराब होने में मैं 1-1.5 घंटे क्लास लेने में सक्षम हूं तो तबियत स्वस्थ होने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप सभी की दुआओं का असर है, माता पिता के आशीर्वाद का असर है। ठीक है, चलो तो प्यारे बच्चों, अब बिना किसी देरी के, बिना किसी बात के अब आगे शुरू करेंगे। एक बच्चा लिख रहा है, मैं पढ़ना चाहूंगा, ना थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है, और क्या बनना है बिहार का टॉपर, मेरा संघर्ष अभी जारी है। अब फिर ऐसे भी मैं बोलता हूं, ना थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। राहें जहां तक जाती हैं राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा, अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। चलो सर ओके, चलिए तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का
आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। हेडिंग लिख लीजिए सभी लोग, अपनी कॉपी पे हेडिंग लिखिए और लगाइए जैसे भी आप लिखते हो अपनी कॉपी में। तो हाइगेंस के प्रश्न में तरंग सिद्धांत लिख सकता है या द्वितीयक तरंग सिद्धांत, जो भी लिखा जाए कोई दिक्कत नहीं है, बात वही समझना, ठीक है। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर, अगर यहां द्वितीयक तरंग सिद्धांत लिखे तब भी कोई फर्क नहीं, बात वही कह रहे हैं। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर, तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, ठीक है। समझे इतनी बात, अच्छा लग रहा है? ठीक है, चलो। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, गुरुजी अच्छी हेडिंग है, मस्त लग रहा है। हम लोग अब इस पर लिखना शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है और आप सभी के द्वारा ही वहाँ यूट्यूब पर जब क्लासेस चलती है तो वहाँ भी अच्छे खासे बच्चे की संख्या में आते हैं। तो बिहार के उन बच्चों का भी भला हो जाता है जो बच्चे कहीं बैच परचेज किए हैं, नहीं किए हैं, और टारगेट बोर्ड का परिवार बहुत कम शुल्क में आपको बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है ना। एप्लीकेशन के भीतर सारी क्लासेस जो रन होती है वो तो आप सभी को पता ही है। तो अभी आप लोगों की यूट्यूब पर क्लास जो हुई थी, क्या 70 ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों जितना एग्जाम में आपके पूछा जाता है, एग्जाम में कितना पूछा जाएगा? 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 20 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, कुछ ऐसा ही पैटर्न मैंने 3 दिन की क्लासेस में आपको बताया, ठीक है। 3 दिन की क्लासेस में आपको बताया। आपको तो पैनल पीडीएफ भी पहुंचा होगा, तो उस पैनल पीडीएफ में आप लोगों ने देखा होगा कि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से थे, थोड़ा सा इजी पैटर्न के रखे, क्योंकि शुरू में मैं आपके सामने बोझ बनाने के नहीं पेश करना चाहता हूं कि अरे भाई आप डिमोटिवेट हो जाओगे, सर ये तो प्रश्न बना ही नहीं, बहुत कठिन है सर, मैं हताश हो जाऊंगा। और मुझे देखने में लगा जब बच्चों के मैंने कमेंट पढ़े कि सर मुझसे 70 में 65 बन गए, 68 बन गए, आपको बनाने कितने हैं? 35 बनाने हैं। बोलो 35 अंक ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। 20 जब मैंने सब्जेक्टिव लिए तो बहुत सारे बच्चों ने कहा सर मैंने 18 प्रश्न बना लिए, मैंने 16 प्रश्न बना लिए। तो आप सभी के कमेंट पढ़ के बहुत खुशी हुई कि मेरे बच्चे जो हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। बनाने कितने हैं प्यारे बच्चों? 10 बनाने हैं। और कितने नंबर इससे मिलेंगे? 20 अंक मिलेंगे। इससे कितने अंक मिलेंगे? 35 अंक। फिर मैंने 6 प्रश्न वाले संख्या जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनसे 5 अंक का एक प्रश्न होता है, इनसे 3 बनाने हुए। कितने बनाने हैं? 3 बनाने हैं। और 3 से कितने कुल नंबर मिलेंगे? 15 नंबर मिलेंगे। तो इसमें मैंने 3 ही बनाए थे, चाहे क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो रही थी और मैंने 3 आपको होमवर्क के लिए दे दिए थे। मैं पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूं, तो आपको तो लाभ हो ही गया कि 3 प्रश्न गेस वाले कैसे हैं सर, मतलब मैंने क्या गेस किया है। अब ये जो 6 प्रश्न हैं, इसी प्रकार के प्यारे बच्चों मैं आपके 5 से 7 सेट लूंगा, ठीक है। तो 5 6 30 35, 35 से 40 प्रश्न प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि 35-40 में 6 प्रश्न फंस ही जाएंगे। तो कुछ एक्सपीरियंस की बात है। और दूसरा प्यारे बच्चों 99.9% में चांस लूंगा, 0.1% में बोर्ड एग्जाम के ऊपर थोपूंगा कि भाई एकदम पैटर्न बदल दे, तो मैं ब्रह्मा तो नहीं हूं, ना ही कोई दिव्य दृष्टि से देख सकने वाला। हाँ, आप लोग की मैं हरकतें भले यहां से देख लेता हूं कैमरे से, वो बात अलग की है, लेकिन एग्जाम को तो प्यारे बच्चों लेकिन घबराना नहीं है। फिर भी मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि 3 प्रश्न जरूर फंसेगा। कितना? 3 प्रश्न जरूर फंसेगा, अर्थात 15 अंक दिला सकने वाला 3 प्रश्न जरूर। आपको करने कितने? 6 में 3 ही तो करने। मेरी कोशिश ये होगी कि 6 के 6 हो इन 40 प्रश्नों में फंस जाए, 6 के 6 प्रश्न इन 40 प्रश्नों में फंस जाए। लेकिन अगर कुछ वैसी दिक्कतें आई, बिहार बोर्ड ने कुछ कठिन प्रश्न बनाया, कैसा भी, तब भी सिलेबस से तो नहीं अलग पूछेगा ना। सिलेबस से अलग पूछ लेगा तो हम टीचर्स लोग काहे लिए बैठे वहां पर बिहार बोर्ड में बैठ जाएंगे, कोर्ट में केस कर देंगे कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे भाई जो सिलेबस है उसी से तो पूछा जाता है। ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ पूरे इतिहास में किसी भी बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो इस बात से नहीं डर होता है भाई, जितना सिलेबस है उसी से पूछा जाएगा, उससे तो हट के नहीं पूछेंगे। तो 6 क्वेश्चन ये होता है कि हमारा गेस रहेगा कि आएगा ही आएगा। 20 नंबर का है तो उसमें भी मैं लगभग आपको 80 प्रश्नों की तैयारी ऐसी करवाऊंगा जो एग्जाम टाइम। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 80 प्रश्न वही अभी बता दीजिए, सर ये 6 क्वेश्चन जो 35-40 क्वेश्चन अभी से बता दीजिए ताकि हम रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहें। अरे भैया रिवीजन और प्रैक्टिस हमें पता है कितना। अब आप सिलेबस को नहीं रिवीजन प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये 6 क्वेश्चन को क्या करोगे? एक बार पढ़ के बैठ जाओगे, फिर कहोगे आप सिलेबस पढ़ने की क्या ही जरूरत है। तो नॉलेज मेक मैन परफेक्ट, नॉलेज लेना जरूरी है। कई गुना पढ़ने से ज्यादा, टैलेंट से ज्यादा आइंस्टीन सर ने कहा था कि आपकी इमेजिनेशन पावर डेवलप होनी चाहिए। और इमेजिनेशन पावर कैसे डेवलप करेगी? जो हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, जो सिखाते जा रहे हैं, इसमें डेवलप होगी। इससे ज्ञान आपका बढ़ेगा, ना कि सिर्फ परीक्षा। अगर बिहार बोर्ड में बच्चे में यही देखा गया, कई बोर्ड्स में है ऐसा, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, कई बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि ये लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे, इनमें से कुछ बच्चे अच्छे भी हैं, जैसे आप लोग भाई साल भर से तैयारी कर रहे हो, लेकिन अभी देखना यूट्यूब पर हो, खूब सारे बच्चे लाइव जुड़ जाएंगे, खूब सारे वो लोग क्या है, परीक्षा की सिर्फ एग्जाम को देने के लिए पढ़ते हैं।
कि हम एग्जाम दे लें, किसी तरह 12th की परीक्षा पास कर जाएं और फिर हम कैसे नौकरी की उम्मीद आप करेंगे? पास तो हो जाएंगे क्योंकि आप डेली अब लाइफ में आने लगे और किसी तरह पास करके 70-75% आप उन्हीं संख्याओं के बच्चों की भी भीड़ में आ गए। फिर बेरोजगारी बढ़ती है। आप टैलेंट हो गए, आपके अंदर स्किल होगी तो विदेशों में भी आपकी मांग होगी, आपकी जॉब कहीं ना कहीं तो लगेगी ही लगेगी। लेकिन जब टैलेंट स्किल नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? इस बातों से अनजान होते हैं, ये हमारी और आपके बीच की बात नहीं, सभी लोग अनजान होते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझे रहिएगा, ये बातें जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे पैटर्न चल रहा है, पूरा टारगेट बोर्ड टीचर्स की टीम आपको पूरी बातें अच्छे से स्पष्ट करते हुए चल रही है। हर एक टीचर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, ठीक है? तो परेशान मत हो, परीक्षा के हिसाब से बड़ी जबरदस्त तैयारी हो रही है। चलो अब बात करते हैं। भाई सर आप बहुत बातें कर लिए हम लोगों से। आइए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या करते हैं। परावर्तन की व्याख्या हो चुकी थी, इसमें क्या अपवर्तन की व्याख्या के लिए दो माध्यम होंगे प्यारे बच्चों। क्या होंगे? दो माध्यम होंगे। जी गुरुजी, मैं मान लेता हूं एक दो माध्यमों को डिवाइड करने वाला ये एक तल है। कैसा तल है ये गुरुजी? ये अपवर्तक तल है, दो माध्यमों को डिवाइड कर रहा है, दो माध्यमों को डिवाइड कर रहा है। एक माध्यम, ठीक है, हाँ ठीक है, एक माध्यम प्यारे बच्चों ऊपर है, एक माध्यम नीचे है, ठीक है? एक माध्यम ऊपर है, इसको मैं नाम दे देता हूं माध्यम 1, माध्यम 1, और इसको नाम दे देता हूं माध्यम 2, माध्यम 2। ध्यान सुनिएगा, अलग अलग माध्यम है, कोई वायु है, कोई पानी है, कांच है, जल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? इस माध्यम में अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग नियत रहेगी, ठीक है? ऐसा नहीं कि इस मान लो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अगर v1 है, प्रकाश की चाल अगर v1 है तो वो v1 हर जगह पर प्रकाश की चाल v1 ही रहेगी। दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश की चाल बदली और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 हुई तो v2 अब दूसरे माध्यम में हर जगह v2 ही रहेगी। ये नियत करने का मतलब है, ये नहीं कि कह दो सर जो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल वही दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अच्छा, ये मैं मान लेता हूं कि ये कोई अपवर्तक तल है x डैश, अपवर्तक तल है x डैश, इस पर एक कोई तरंगाग्र प्यारे साथियों तिरछा आपतित होता है। कैसे आपतित होता है? तिरछा आपतित होता है। ये प्यारे बच्चों तरंगाग्र है। क्या है? तरंगाग्र। ये तरंगाग्र है जो तिरछा आपतित हो रहा है। कैसे सर तिरछा आपतित? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप कहना चाह रहे हैं? प्यारे बच्चों ये तरंगाग्र था, ये तरंगाग्र कुछ इस प्रकार से आपतित हो रहा है, ठीक? कुछ इस प्रकार से आपतित हो रहा है, समझ रहे हो? ऐसे पीछे से यहां से ही तरंगाग्र आ रहा है, बहुत दूर से तरंगाग्र किसी प्रकाश स्रोत से चला होगा। मान लो यहां पर सन है, ठीक है? मान लो यहां पर सन है, सन से प्रकाश किरणें चल रही हैं सभी दिशाओं में, तो इससे क्या बना? एक समतल तरंगाग्र बना, और वो समतल तरंगाग्र आगे की ओर बढ़ रहा है। उस तरंगाग्र का नाम क्या है? AB। तो तरंगाग्र का नाम क्या है प्यारे बच्चों? AB। ध्यान से सुनते जाना। तो ये तरंगाग्र यहां पर तिरछा आपतित होता, ऐसे आपतित हुआ, तो पहले ए पॉइंट यहां पर पहुंच गया, पहले ही ए पॉइंट प्यारे बच्चों क्या हुआ? यहां पर पहुंच जाता है, यहां पर ए पॉइंट पहुंच गया। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? बी पॉइंट कहलाएगा। बी पॉइंट ही तो है ऐसे। अब सुनो ध्यान से, बी पॉइंट जब तक यहां पर पहुंचेगा तो क्या ए पॉइंट रुका रहता है? ये यहां पर साथ निभाना साथिया नहीं होता है। यहां पर ये कहते हैं हम चले आगे तुम बाद में आना, हम चले आगे तुम बाद में आना, ये नहीं होगा। तुम ये कहता हम तब भी अपवर्तित होकर के तब पहुंच जाएंगे आगे तक। ध्यान से सुनो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये आगे इस प्रकार की घटना घटेगी कि ये जो बी पॉइंट वाली जगह, बी पॉइंट से जो तरंगाग्र का बी सिरा है, जितने समय में यहां पर पहुंचा, इस बिंदु को नाम दे रहे हैं, इस बिंदु को नाम दे रहे हैं क्या? इस बिंदु को नाम दे रहे हैं ये बी, ये मान लो ए डैश है। क्या है? ए डैश। ये ए डैश, जितने समय में तरंगाग्र का सिरा बी ए डैश तक पहुंचता है, उतने ही समय में तरंगाग्र का ए सिरा अपवर्तित होकर के प्यारे साथियों, अपवर्तित होकर के अब इसी के समतल याद रखना, यहां पर बिल्कुल समतल रहेगा ये, इसी के समतल प्यारे बच्चों ये तरंगाग्र पी डैश तक पहुंच जाता है, बिल्कुल लंबवत रहेगा। हाँ, ये बी डैश तक पहुंच जाता है, अर्थात जो प्यारे साथियों ये सिरा होगा, वो क्या कहलाएगा? बी डैश। यहां पर पहुंच जाता है। फिर से सुनो, सुनो, आप सभी को सूचित किया जाता है, कल हमारे गांव में राशन बंटने वाला है ना? सुनो, छोटेदार जी रुकी पिटवाते हैं ना, पहले के बहुत पुराने जमाने में ऐसा होता था, मुखिया जी के जमाने में
सुनो, अच्छा हंसी मजाक की बात नहीं है, बहुत सीरियस समझना है। एक तिरछा तरंगाग्र आपतित हुआ है, तरंगाग्र जो है तिरछा आपतित हुआ है। जितने समय, अब प्यारे बच्चों ये परावर्तक तल पे पहुंच गया है, तो यहां पर खींचना होगा हमें क्या, अभिलंब खींचना होगा। हमें यहां पर खींचना होगा प्यारे साथियों क्या, अभिलंब। तो ये अभिलंब रहा, ये इस बिंदु पर अभिलंब, वैसे ही यहां पर भी अभिलंब होगा, वैसे ही यहां पर भी अभिलंब है। अच्छा, इसमें कौन आपतन कोण, कौन परावर्तन कोण? अब तरंगाग्र का सिरा, ये जो सिरा, ये प्यारे बच्चों आपतन कोण है आई, और यहां पर ये अपवर्तन कोण बना आर। सर ये कैसे कह रहे हैं प्यारे बच्चों? वैसे तो तरंगाग्र का ये सिरा आपतन कोण आई है ना? अरे भैया, अभिलंब के साथ जो किरण आपतित हो रही है, किरण नहीं है तो तरंगाग्र, लेकिन यही तो आगे जा रहा है, यही तो आपतित हो रही है यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों ये यहाँ पर अभिलंब के साथ जो कोण बना रहा है, ये क्या है, नॉर्मल अभिलंब है। सुनो ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सुनो ध्यान से मेरे साथियों। आई कोण ये आपतन कोण है, लेकिन इस जगह पर एकदम गौर करके आओ, नजदीक आना मेरे पास, एकदम नजदीक आओ, यहाँ पर ध्यान से गौर करना प्यारे बच्चों। ये 90 डिग्री का कोण है कि नहीं? यस सर। अगर ई कोण आई है, क्योंकि आपतन कोण होता है आई, अभिलंब के साथ जो आपतित किरण, अभी इसको किरण ही मान लो, आपतित किरण जो है तो तरंगाग्र का सिरा ए, लेकिन मान लो कि वो आपतित किरण है, जो अभिलंब से कोण बना रहा है तरंगाग्र, वही तो हुआ आपतन कोण आई। ई टोटल 90 है, ई टोटल 90 है। अच्छा, अगर ये आई हुआ तो इतना कितना होगा, 90 माइनस आई होगा कि नहीं? अरे भैया, जब टोटल 90 ये आई, तो बचा कोण जो शेष होगा वो क्या होगा, 90 माइनस आई होगा। घटा देंगे 90 में, बचा कोण उतना ही निकलेगा, 90 माइनस आई। अब इधर आ जाओ, इधर वाले में, इसी अभिलंब से इधर की बात करेंगे, इधर आधी दूरी की बात। तो प्यारे बच्चों इसमें भी ये टोटल कितना है, ये टोटल 90। भैया अभिलंब से ये ग्रीन वाली लाइन तक क्या है, लंबाई तो है 90। अब अगर ये 90 माइनस आई, ये वाला 90 माइनस आई, तो ये वाला कोण कितना, जहां पर आई लिखा है भैया टोटल 90, ये आधा 90 माइनस आई है, तो 90 में 90 माइनस आई घटा दीजिए, कोण मिल जाएगा जो भी होगा। मान लो अभी ये तो हम यहाँ आई लिख दिए हैं, लेकिन वो मान लो x कोण है, तो 90 में 90 ऐसे 90 माइनस अंदर इंटर होगा, तो 90 माइनस 90 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का, i बराबर x। 90 से 90 कैंसिल, x बराबर क्या आया, i। अर्थात इस जगह पर ये आपतन कोण का मान क्या हुआ, i हुआ। तो प्यारे बच्चों यही मैं समझाने के लिए इतना मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, लेकिन इसको साफ करता हूँ, वहां बहुत गंदा हो गया है, वहां बहुत गंदा हो गया, इस बात को हमें नहीं समझना है, उतना ही समझ लिए बहुत है। ठीक है, आपतन कोण ये भी आई होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों इतना, ये वाला कोण क्या है, 90 माइनस आई है, बस इतना समझ लो। अब यहाँ पर मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक, यहां पर भी वैसे ही ये 90 माइनस आर कोण बनेगा, ये आर कोण बनाता है अभिलंब से, तो बहुत सारी चीजें हैं आप समझ सकते हो, बस वो अपवर्तन कोण आर, यहां की कहानी हमने समझा दी तो वहां का समझ में आ जाएगा। फिर से ध्यान से सुनो, तरंगाग्र का सिरा बी, तरंगाग्र ए बी आया, तरंगाग्र का बी सिरा जितने समय में ए डैश तक पहुंचेगा, उतने समय में ये इंतजार नहीं करेगा। ए सिरा क्योंकि तिरछा आपतित हुआ है ना, अगर कहें सर लंबवत आपतित हुआ, इसे झपाक, तो झपाक आपतित होगा और झपाक से नीचे चला जाएगा, बस केवल उसकी चाल बदलेगी। ध्यान से सुनो, अगर तरंगाग्र प्यारे बच्चों ऐसे ए बी ऐसे ही अपवर्तक तल तक आएगा, ठीक है, ऐसे आपतित होगा अभिलंबवत, तो वो केवल प्रकाश की तरंगाग्र था, है ना, प्रकाश के तरंगाग्र में केवल चाल में परिवर्तन होगा, बाकी वो नीचे ऐसे ही चला जाएगा, अभिलंबवत ही चला जाएगा। तो हम आपतन कोण और परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, इनकी व्याख्या सही से कर ही नहीं पाएंगे, इसीलिए तरंगाग्र को तिरछा आपतित किया जा रहा है, ताकि हम सही से प्रूव कर पाए। ठीक है, तो ये बी सिरा तिरछा आपतित हुआ, तो ए सिरा तो अपवर्तक तल तक पहुंच गया। अपवर्तक तल वह तल होता है जहां पर दो माध्यमों को अलग अलग डिवाइड हो रहा हो, मान लो ऊपर वायु है और नीचे जल है, ठीक है, तो ये अपवर्तक तल ही वही बन गया, बीच वाली लाइन, भाई ऊपर वायु नीचे जल, तो वही जहां पर दोनों का संपर्क तल है वही अपवर्तक तल बोला जाता है। तो यहां पर आया, अब बी सिरा जब तक अपवर्तक तल तक पहुंचेगा तब तक ए वाला इंतजार नहीं करेगा, बल्कि ए वाला अपवर्तित होकर के यहां पर पहुंच गया, यहां पर बी डैश तक पहुंच गया। अब ये अपवर्तित होकर के बाहर निर्गत होगा। अब ध्यान दीजिए, अब प्यारे साथियों ये तरंगाग्र अपवर्तित हुआ प्रकाश, ये अपवर्तित हुआ, और ये तरंगाग्र भी, अब यहां से वो सीधे नहीं बना देना कि ऐसे बना दो, ऐसे बना रहे हो तो गलत हो जाएगा, सीधे नहीं, अब यहां से ये तरंगाग्र का भी अपवर्तन दिखाया जाएगा। ये प्यारे बच्चों ठीक लग रहा है जी सर, ये प्यारे बच्चों जो है ये यहां पर अपवर्तित तरंगाग्र होगा। कैसा तरंगाग्र होगा, अपवर्तित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र, इसका नाम क्या होगा, अपवर्तित तरंग, ए डैश बी डैश, ये मतलब बी डैश, यहां पर ये कोण भी अपवर्तन कोण क्या होगा, आर। समझ गए होगे,
ऐसे प्यारे बच्चों प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन की व्याख्या हम लोग कर पाएंगे, आसान रहेगा। आइए इसकी अब लैंग्वेज लिखते हैं। जिसको चित्र बनाना आ जाएगा उसको पूरे पूरे नंबर एग्जाम में मिल जाएंगे। सर ये वाला प्रश्न कितना मार्क का आता है? 5 मार्क का आएगा। 2 मार्क में भी आ सकता है। देखो संभावनाएं हर एक चीज की हैं, ठीक है। तो इसलिए घबराइएगा नहीं, बहुत छोटा सा प्रश्न है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। बहुत सिंपल सा, आप लैंग्वेज लिखते हैं आपको चित्र भी समझ में आ जाएगा। चित्र के आधार पर लैंग्वेज लिखना होता है, कभी भी रटना नहीं बच्चों। जैसे मैंने सिखाया किताब की भाषा कठिन होती है, लेकिन मैं अपनी भाषा से चित्र बना के बताता हूं और अपनी ही भाषा में लैंग्वेज लिखना। जो जो काम किया ना चित्र में, वही काम यहां पर करना। क्या? माना किसी प्रकाश स्रोत से, ध्यान सुनो, वही बातें मैं यहां लिखूंगा भी। माना किसी प्रकाश स्रोत से एक समतल तरंगाग्र AB अपवर्तक पृष्ठ x x डैश पर तिरछा आपतित होता है। तरंगाग्र का सिरा B जितने समय में अपवर्तक तल के बिंदु A डैश पर पहुंचता है, उतने समय में तरंगाग्र का A सिरा अपवर्तित होकर B डैश तक पहुंच जाता है। दोनों माध्यमों को या अपवर्तक तल x x डैश, फिर से सुनो यहां पर, अपवर्तक तल x x डैश दो भिन्न माध्यमों को पृथक करता है, मतलब अलग अलग करता है। ऊपर माध्यम अलग, नीचे माध्यम अलग, अलग अलग करता है, पृथक करता है। पृथक मतलब होता है अलग करना। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है। बस इतना लिख देना, इतना लिख देना, हो गया। आगे चले, यही भाषा लिख दे, यही भाषा लिख दे, कोई दिक्कत? एक बार लिख रहे हैं, एक बार बोल दिया, एक बार लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या? माना किसी प्रकाश स्रोत से, माना किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से, माना किसी प्रकाश स्रोत से, प्यारे बच्चों ये क्या है? सन है ना, सन है, तो इसे हम थोड़ा सा सन की तरह बना दें। देखो चित्र जितना अच्छा बनाओगे, जितना खूबसूरत प्यारे बच्चों बनाओगे चित्र, उतना ही देखने लायक होगा, उतना ही क्या होगा? देखने लायक रहेगा चित्र, उतना ही अच्छा लगेगा। ये हम कहना चाहेंगे आप सभी से कि जितना ही अच्छा चित्र बनाओगे ना, उतना ही देखने में जो है वो अच्छा लगेगा। इससे प्रकाश किरणें प्यारे बच्चों बाहर की ओर निकलती है। ये सूर्य है, इससे प्रकाश किरणें बाहर की ओर चली हैं, अविलंबत बाहर की ओर प्रकाश किरणें बन रही हैं। इससे एक समतल तरंगाग्र AB का निर्माण हुआ, जिनमें माध्यम के कंपन की समान कला में है, उन्हीं को मिलाने पर एक तरंगाग्र बना है। अच्छा आइए बच्चा पार्टी, माना किसी प्रकाश स्रोत से एक समतल तरंगाग्र AB, माना किसी प्रकाश स्रोत से समतल तरंगाग्र AB अपवर्तक तल x x डैश पर तिरछा कैसा आपतित होता है? तिरछा आपतित होता है, तिरछा आपतित होता है, तिरछा आपतित होता है। जैसा चित्र बनाया वैसी ही लैंग्वेज लिख रहा हूं, वैसी ही भाषा लिख रहा हूं। तिरछा आपतित होता है, ठीक है, तिरछा आपतित होता है, हाँ तिरछा आपतित होता है। x x डैश, पहले इस भाषा को लिख दे रहा हूं कि अपवर्तक तल x x डैश दो माध्यमों को पृथक करता है। पृथक मतलब अलग करता है, पृथक करता है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में देखो बोर्ड एग्जाम है, लिखने के ही नंबर है, 35 नंबर ऑब्जेक्टिव है, लेकिन 35 नंबर जो शेष है ना वो लिखने के नंबर मिलेंगे। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? v2 है। अब आगे बात लिखेंगे क्या कि जितने समय में तरंगाग्र का B सिरा A डैश तक पहुंचता है। अब इस बात को स्पष्ट करेंगे, पूरी भाषा को अब यहां से लिखेंगे क्या? जितने समय में समय क्या, अब समय को मैं मान ले रहा हूं t, तो ब्रैकेट में t लिख दीजिए। जितने समय t में तरंगाग्र का B सिरा बिंदु, तरंगाग्र का B सिरा अपवर्तक तल x x डैश के
बिंदु बिंदु अपवर्तक तल एक्स एक्स डैश के बिंदु ए डैश तक पहुंचता है, ए डैश तक पहुंचता है, उतने ही समय कितना टी में, उतने ही समय टी में तरंगाग्र का ए सिरा अपवर्तित होकर बिंदु बी डैश तक पहुंच जाता है, अपवर्तित होकर बिंदु बी डैश तक पहुंचता है, बिंदु बी डैश तक पहुंचता है, बिंदु बी डैश तक पहुंचता है। तरंगाग्र अब थोड़ा ध्यान देना, यहां पर लिख रहे हैं अब ए डैश बी डैश, अब ए डैश बी डैश नया अपवर्तित तरंगाग्र है। क्या है? नया अपवर्तित तरंगाग्र है, अपवर्तित तरंगाग्र है। प्यारे बच्चों कैसा लगा? समझ में आई लैंग्वेज? क्या लैंग्वेज समझ में आई प्यारे बच्चों? बताइए एक बार बताइए, लैंग्वेज समझ में आई? राइटिंग वेटिंग तो खराब नहीं है मेरी, इतनी खराब तो नहीं है, शुरू से बहुत अच्छे से लिखने का प्रयास करता आ रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से। जब स्पीड पकड़ता हूँ तो थोड़ी सी लैंग्वेज राइटिंग खराब हो जाती है, बाकी अपने आप तो विवेक सर की भी आपको राइटिंग अच्छी मिलेगी, गौरव सर की भी मैथमेटिक्स में भी अच्छी राइटिंग है, अभिषेक सर की भी राइटिंग अच्छी, मतलब पूरी टीम जो है बेहतरीन तरीके से मतलब राइटिंग पे वर्क करती है। सिर्फ इसीलिए राइटिंग पे वर्क करती है ताकि हमारे बच्चों को भी ये इफेक्ट जाए कि जैसे टीचर्स लिख रहे हैं साफ सुथरा राइटिंग अच्छे से, वैसे हमें भी लिखना है। अगर हम नहीं आपको सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा आपको? ये बातें समझनी होती ना। अच्छे से नंबर लाने के लिए एक एक चीज मैटर करती है। अब बहुत बच्चों का सपना है यूपीएससी में जाने का, बहुत बच्चों का सपना है डॉक्टर बनने का, अब तो डॉक्टर के लिए भी आ गया कि राइटिंग अच्छे होने, बहुत बच्चों का सपना है अच्छा टीचर बनने का, विभिन्न लेखा विभागों में जाने का, सरकारी संस्थाओं में जाने का, वहां पर राइटिंग भी मस्ट होती है। आप मान लीजिए किसी ऐसे संस्थान में सिलेक्ट तो हो गए, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी सिलेक्ट तो हो गए, लेकिन जब आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी ना तो आपको लिखने पढ़ने वाला काम नहीं मिलेगा। भैया जाइए वो व्यवस्था देख लीजिए। सरकारी संस्थान में भी हो गए, मान लीजिए आप डिफेंस में ही चले गए, पुलिस में भी बन गए, पुलिस में भी कई व्यवस्थाएं हैं, मेस का, ड्यूटी लगाने का, उन्हीं में से चुनते हैं, कोई इसके लिए अलग से नहीं होता। हेड कांस्टेबल जो भी है सबको उन्हीं में से सिलेक्ट करते हैं। राइटिंग टेस्ट हुआ वहीं पर, रिटन टेस्ट में देखा बच्चे का इसका परफॉर्मेंस भाई इस कांस्टेबल का बहुत अच्छा है, इसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, हो गया चैन, उसी को बिठा दिया। आप भाई बढ़िया से आराम से बैठे हैं, ड्यूटी लगा रहे हैं, ए भैया तुम्हारी ड्यूटी आज 8 घंटे की उस जगह पे, सड़क पे जाके डंडा लेके खड़े हो, काम आप भी सिलेक्ट वही हुए, लेकिन आपकी बस एक बेहतरीन क्वालिटी होने की वजह से आपका चयन अलग जगह पर हो गया। तो प्यारे बच्चों मैटर करता है, राइटिंग बहुत मैटर करता है, बोर्ड में अच्छे अंक दिलाने के लिए भी मैटर करता है। चलो प्यारे बच्चों, तो लैंग्वेज समझ गए? लैंग्वेज समझ गए? अब आते हैं अगले पॉइंट पर। देखो भले एक स्लाइड हो लेकिन बेहतरीन तरीके से हमें पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए, क्योंकि चित्र बार बार देखना पड़ेगा और बातें भी आगे होंगी। देखना प्यारे बच्चों कि तरंगाग्र ए बी आपतित हुआ और पी सिरा ए डैश तक पहुंच रहा है, तो उसको चलने में लगा कितना समय लग रहा है? टी समय लग रहा है। चाल उसकी क्या है? v1 है ना। तो इस बात को मैं यहां पर लिखूंगा, इस बात को यहां पर लिखते हुए चलूंगा क्या? तरंगाग्र, अभी आप लोग अपना लिखें, आप थोड़ा समझेंगे, आप समझने वाली बात आ गई। तरंगाग्र ए बी का सिरा, तरंगाग्र ए बी के सिरे बी, तरंगाग्र ए बी के सिरे बी द्वारा टी समय में तरंगाग्र ए बी के सिरे बी द्वारा टी समय में कहां तक पहुंच रहा है? ए डैश तक। टी समय में बिंदु ए डैश तक चली गई दूरी, बिंदु ए डैश तक चली गई दूरी। बताओ इसका दिमाग कितना काम कर रहा है कि इसका सही सही जवाब दे दोगे? फिर से ध्यान सुनो, तरंगाग्र ए बी के सिरे बी द्वारा टी समय में बिंदु ए डैश तक चली गई दूरी। ठीक, ध्यान सुनो, तरंगाग्र ए बी के सिरे बी द्वारा बिंदु ए डैश तक टी समय में चली गई दूरी, इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इस डिस्टेंस की बी ए डैश की बात कर रहे हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर प्यारे बच्चों, दूरी क्या है? जो कि बी ए डैश है, बी ए डैश बराबर दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय होगा, चाल गुणे समय, यही होता है। अच्छा, तो पहले माध्यम में चाल कितनी है? v1 चाल है। समय कितना मैंने बता दिया, पहले भी t ही है। तो प्यारे बच्चों यहां पर हो जाएगा बी ए डैश बराबर चाल v1 इंटू समय t हो जाएगा, v1 इंटू टी। ठीक, अब यही सेम पॉइंट यहां पर दूसरे के लिए है। उतने ही समय
तरंग उतने ही यहां पर लिख दो तरंगाग्र के तरंगाग्र ए बी के सिरे ए द्वारा टी समय में बिंदु ए डैश तक नहीं, ए सिरा कहां तक जा रहा है, ए सिरा बी डैश तक, बिंदु बी डैश तक चली गई दूरी, बताओ। अब दूसरे माध्यम में चली गई दूरी क्या है, दूसरे माध्यम में चली गई दूरी ये वाली, माध्यम में चाल कितनी है v2 है, यहां पर चाल कितनी थी v1 थी, तो v2 चाल से चल रहा है, t समय ही है, अर्थात ए बी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूरी कितनी है, दूरी ए बी डैश, यहाँ बी ए डैश है, यहाँ ए बी डैश, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बराबर चाल गुणे समय। अब वहां पर समय तो सेम है दोनों में, v2 के कुछ समान समय लगता है, ये हो जाएगा ए बी डैश बराबर v2 इंटू टी, ये हो जाएगा। आइए अब त्रिभुज चित्र में देखिए, त्रिभुज ए बी ए डैश, यहां पर ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, यहां पर कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, यहां पर कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, तो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं कि नहीं, तो समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश, समकोण त्रिभुज, प्यारे बच्चों ध्यान देना, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश, ध्यान देंगे फिर हम देख लेते हैं, ए बी ए डैश तथा एक त्रिभुज और है क्या, ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश से, ए बी डैश ए डैश से, क्या से, इससे क्या प्राप्त करने वाले हो, इससे हम वैल्यू निकाल रहे हैं, दो चीजों की मिल रही है, एक तो साइन आई बराबर चित्रानुसार, यहां पर थोड़ा सा बात लिख देना कि चित्रानुसार, हम बता दे रहे हैं कि भैया चित्र देख लीजिए, एग्जामिनर को ये लिखना चाह रहे हैं कि चित्र देख लिए एग्जामिनर, क्या हो जाएगा, साइन आई बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब बटे कर्ण, तो समकोण के सामने वाली भुजा, अगर इस त्रिभुज की बात करें ए बी ए डैश में, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, अर्थात और लंब क्या होगी, तो इस जो दिया गया कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये लंब ये कर्ण, तो ए बी ए डैश लंब हो गया बटे कर्ण, तो मैं यहां पर पहले लिखूंगा क्या, साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण बराबर, ध्यान देंगे, अब लंब क्या है, साइन इस वाले त्रिभुज में ए बी ए डैश में, तो लंब है बी ए डैश बटे में कर्ण क्या है बाबूजी, कर्ण है ए डैश, कर्ण ए डैश, और बताओ साइन आर बराबर क्या है, साइन आर कोण वाले के लिए, इसमें भी वही काम, लंब बटे कर्ण, और इसमें बताओ लंब कौन और कर्ण कौन, इस त्रिभुज में ए बी डैश ए डैश में, इसमें कोण आर के सामने वाली भुजा लंब और ये कर्ण, तो लंब हो जाएगा ए बी डैश और कर्ण हो जाएगा ए डैश, तो यहां पर हो जाएगा ए बी डैश बटे ए डैश, समझ में आया। अब हम लोग अपवर्तन के नियम में किसका नियम प्रयोग करते हैं, स्नेल का नियम प्रयोग करते हैं, किसका नियम प्यारे विद्यार्थियों, स्नेल का नियम, तो स्नेल के नियम से क्या कहता है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, यही कहता है, साइन आई बटे साइन आर, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, एन होता है, अतः प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, अतः समीकरण 1 व 2 से, क्या समीकरण 1 व 2 से, ध्यान देंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर यही बात, अच्छा स्नेल का नियम पहले ना लिखें, बाद में ही स्नेल का नियम प्रूफ कर दें, इस बात को हम लोग प्रूफ कर दें ना, स्नेल का नियम, चलो अच्छा लिखा रहने दो सर, क्या नहीं सर, नहीं सर इसको पढ़ा रहने दीजिए, चलो लिखा हुआ है ठीक है, समीकरण 1 व 2 से हम वैसा ही रूप बनाने के लिए अगर ऐसा हम बना दें, ऐसा हम प्रूफ कर दें, तो हमारा नियम सत्य हो जाएगा कि अपवर्तन का नियम है भैया, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर बच्चा पार्टी क्या मिलेगा, साइन आई बटे में साइन आर इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, बी ए डैश बटे ए डैश, बी ए डैश बटे में ए डैश होल अपान ए बी डैश बटे में ए डैश,
ए बी डैश बटे में ए ए डैश। अच्छा विद्यार्थी जी ये बताओ, क्या बी ए डैश और ए बी डैश ही बचेंगे? क्या ए डैश से ए डैश कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे? जी सर बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि बच्चा पार्टी ये जब पलटेगा ना तो ए डैश सबसे ऊपर पहुंचेगा, तो ये ए डैश से कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना तो पता है, इतने दिन से कैलकुलेशन करते हुए आ रहे हो। बचेगा ऊपर बी ए डैश और बटे में ये वाला ए बी डैश, यही बचेगा, यही वैल्यू बचेगी। तो आगे क्या मिलेगा? साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे में साइन आर बराबर मिलेगा। बी ए डैश की वैल्यू कितनी है? देखो बी ए डैश की वैल्यू है V1 टी, V1 इंटू टी है, बटे में ए बी डैश है ना, तो ए बी डैश की वैल्यू कितनी है? ए बी डैश कहाँ गया? ये ए बी डैश की वैल्यू है V2 टी, अर्थात प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा V2 इंटू टी। अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? बच्चा पार्टी कहेगी सर टी से टी कैंसिल आउट हो रहा है, बचा क्या? केवल यहाँ पर V1 अपान में V2 बचा, V1 अपान में V2 बचा। अब याद करें मैंने आप सभी को बताया था कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात नियत रहता है, अर्थात ये अपवर्तनांक के बराबर है n, इसकी वैल्यू आएगी इस प्रकार से। प्यारे बच्चों सिद्ध हुआ साइन आई बटे साइन आर बराबर n, क्या? अपवर्तनांक। यही प्यारे बच्चों यहां पर लिख सकते हैं, या इसके बराबर में लिख दो क्या? 1n2, 1n2। यही प्यारे बच्चों स्नेल का नियम हो गया। इस प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन की भी व्याख्या हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर हो जाती है। बहुत अच्छा सा एक डेरिवेशन है, आराम से इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 समझ में नहीं आया? लंब बटे कर्ण, साइन आर बराबर ए बी डैश बटे ए डैश। कुछ बच्चे हैं ना जो समीकरण 2 ही में आए हैं, है ना, हो जाता है। इस कोण के सामने वाली भुजा लंब है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये 90 डिग्री का कोण होता है, इतना तो जानकारी रखना पड़ेगा ना, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। अब समझ में आया? तो वो कोण यहाँ पर बना। अच्छा सा फिगर बनाना है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, समझ गए होंगे। मुझे लगता है मुझे अब ज्यादा बताने की, इसमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है, दोबारा भी बताने की जरूरत, क्योंकि पहले ही मैंने इतना समय ले लिया कि कुछ पूछिए नहीं। सर हम ये सब खुद से कर लेंगे, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों यही आ गया, ठीक। यहाँ पर यही स्नेल का नियम है, यह स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम है, या स्नेल का नियम है। अतः हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत अपवर्तन की व्याख्या करता है, अपवर्तन की व्याख्या करता है, अपवर्तन की व्याख्या करता है। ठीक है, समझ गए? अपवर्तन की व्याख्या करता है, वेरी गुड। यहां पर थोड़ी सी बातें स्पष्ट कर देना। आपने यहां पर क्या लिखा है? क्या ये जो n बराबर v1 बटे v2 लिख दिया, तो ये n अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये बात यहां पर समझा दीजिए दूसरे लोगों को, मतलब एग्जामिनर को, कि आपने क्या मान के, तो n बराबर प्यारे बच्चों v1 बटे v2 होता है। ठीक है, अगर तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे, n बराबर क्या होता है? अगर c अपान में n भी होता है, c अपान में v भी होता है, c अपान में v माध्यम में प्रकाश की चाल, n बराबर c अपान में v, v1 अपान में v2 माध्यम में प्रकाश की चाल। इसी के सूत्र के सहायता से तो निकालते हैं, और यहीं पर लैम्डा 1 अपान में लैम्डा 2 v इक्वल टू, तो ये वैल्यू होती है, उसी आधार पर यहाँ पर अपवर्तनांक का मान लिख दिया गया, और इस प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या हो जाती है। ठीक है, चले सर दोबारा रिपीट कर दीजिए, टाइम से जुड़ा करिए। ठीक है, ये एकदम गुरु जी की बात को स्पष्ट सुन लेना, टाइम से जुड़ा करिए, क्योंकि जो रिपीट करने वाले हैं ना, ये लोग, मैं मानता हूँ कुछ लोग तो समझ में नहीं आया होगा और मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग क्लास में आधी क्लास में आते हैं। ऐसे मुझे यहाँ संख्या नहीं दिखती है क्या? जब मैं शुरू करता हूँ तो जो बच्चे दिख रहे हैं और उसके बाद लास्ट तक बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब वो बच्चे बाद में जुड़े, तो उनको काम समझ में आएगा ना। तो इसलिए टाइम से एकदम पंक्चुअल होकर के अपने टाइम पे जुड़ना होगा। ठीक है, समझना। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करनी थी। मैंने कहा कि एक प्रकाश स्रोत है जहां से तरंगाग्र चलता है, अपवर्तन की व्याख्या हो रही है, तो जरूरी है कि दो माध्यम होंगे, अर्थात एक माध्यम इधर अपवर्तन के पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ के एक ओर, और एक माध्यम अपवर्तक पृष्ठ के दूसरी ओर। तो एक माध्यम में तरंगाग्र चला, तो यहां पर प्रकाश की चाल जो v1 है वो v1 ही रहेगी, चाहे जहां से चला आ रहा हो, क्योंकि एक और माध्यम वही है, चला आ रहा है। अब ये तरंगाग्र जब अपवर्तक तल पर पहुंचा, अपवर्तक तल कौन है? x डैश, इस पर यह जब पहुंचा, ए बी तरंगाग्र का नाम है, तो तिरछा आपतित होता है। अब ये जहां पर जैसे ये टच हो गया अपवर्तक तल पर, ये तो पहुंच गया, लेकिन वो नहीं पहुंचा बी पॉइंट, तो बी पॉइंट जब तक ए डैश तक, ए डैश का मतलब अपवर्तक तल तक पहुंचता है, तब तक ये वाला अपवर्तित होकर के बी डैश तक पहुंच जाता है।
अब यहां पर ये वाला आया, यहां से इसका अपवर्तन होगा, यहां से ये भी, इसके साथ ही ये वाला भी चलेगा। ऐसा नहीं कह दो सर ये यहीं से मुड़ जाएगा, नहीं, इसके साथ ही ऐसे मुड़ेगा। तो प्यारे बच्चों जब ये मुड़ा तो ये भी, अब नया जो तरंगाग्र बना वो ए डैश बी डैश बना, ये अपवर्तित तरंगाग्र बोला जाएगा। ए डैश बी डैश को क्या बोलेंगे? अपवर्तित तरंगाग्र। ए बी को आपतित तरंगाग्र। ए बी को क्या बोलेंगे? ये भी लिख लो, अच्छी बात है, याद आ गई तो लिख लो, है ना। ये प्यारे बच्चों क्या है? आपतित तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र। रेड ना यूज करें क्या? रेड ना यूज करें, अच्छा नहीं लग रहा है, तो यूज कर लेते हैं। ये है प्यारे बच्चों आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र। और ये क्या है? ये वाला परावर्तित तरंगाग्र है, सॉरी परावर्तित नहीं, अपवर्तित, अपवर्तित। समझ गए बच्चा पार्टी? अपवर्तित तरंगाग्र। ऐसे अगर चित्र बना के सजा दोगे ना, एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिलना है। तो यहां पर वही लैंग्वेज लिखी गई, क्या? माना किसी प्रकाश स्रोत से एक समतल तरंगाग्र ए बी अपवर्तक तल एक्स एक्स डैश पर तिरछा आपतित होता है। अपवर्तक तल एक्स एक्स डैश दो माध्यमों को पृथक करता है। बिल्कुल भाई, दो माध्यमों को पृथक कर रहा है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है। जी हाँ, वही लिखा, जो भाषा पहले हमने जो माना वही लिखा है। जितने समय t में तरंगाग्र का बी सिरा अपवर्तक तल एक्स एक्स डैश के बिंदु ए डैश तक पहुंचता है, जितने समय बी सिरा ए डैश तक पहुंचता है, उतने ही समय टी में तरंगाग्र का सिरा ए सिरा अपवर्तित होकर बिंदु बी डैश तक पहुंचता है। अब ए डैश बी डैश नया अपवर्तित तरंगाग्र है। ये ए डैश बी डैश नया अपवर्तित तरंगाग्र है, जो कि जब आगे बढ़ा तो वो स्थिति मैंने दिखा दी। इस प्रकार ये बहुत दूर से चला आ रहा होगा, ठीक है। और ये एस, ये क्या है? प्रकाश स्रोत है प्यारे बच्चों, सन, ठीक है, प्रकाश स्रोत। ये क्या है? प्रकाश स्रोत है, जहां से तरंगे निकली। ये हाइगेंस सर ने बताया था, प्रकाश स्रोत। चलो नेक्स्ट, तो यहां से पॉइंट समझ में आ गया। अगर हम बी पॉइंट का देखें, टी समय में ए डैश तक पहुंचता है तो उसके द्वारा चली गई दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो v1 चाल है, समय t लगा, तो बी ए डैश की वैल्यू v1t आ गई। इसी प्रकार ए सिरा पहुंचता है बी डैश तक, तो उसके द्वारा चली गई दूरी ए बी डैश बराबर चाल गुणे समय। दूसरे माध्यम में बात हो रही, जो दूसरे माध्यम में ए वाला पहुंचा है वहां तक, तो v2 इंटू टी। दोनों ए डैश और बी डैश, ये जो वैल्यू आई है ये हमारे लिए उपयोगी रहेंगी, ए बी डैश और ये बी ए डैश। फिर चित्र में पहुंचे तो हमने कहा कि दो समकोण त्रिभुज हैं, एक ए बी ए डैश और एक है ए बी डैश ए डैश, एक है ए बी ए डैश और एक है ए बी डैश ए डैश। ये दोनों समकोण त्रिभुज उठा लिए, दोनों में साइन आई भाई, कोण जो बन रहा है, एक ये आई कोण, कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण, तो साइन थीटा ही उठाएंगे, क्योंकि इन्हीं दो की हमको वैल्यू पता है और इन्हीं दोनों की जरूरत है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यहाँ पे भी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लेकिन ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण है। यहाँ पर ये अपवर्तन कोण आर, कोण आर के सामने वाली भुजा लंब। यहाँ वही साइन आई बटे साइन आर, स्नेल के नियम से लगा दिए, साइन आई बटे साइन आर, क्योंकि यही रूप हमको बनाना है इसलिए बना दिए, भाग दिए। ए डैश से ए डैश कैंसिल आउट हुआ, बी ए डैश ए बी डैश, बी ए डैश और ए बी डैश की वैल्यू पता है, रखे, v1t v2t, v2t से t कैंसिल आउट हुआ तो v1 अपान में v2 आ गया। इस प्रकार से हल हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे पॉइंट, प्रकाशिक पथ क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, प्रकाशिक पथ प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाइए सभी लोग, प्रकाशिक पथ। आज ये पॉइंट हाइगेंस वाला खत्म हो जाएगा, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, वो व्यतिकरण, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। प्रकाशिक पथ में भी बहुत बातें हैं। प्रकाशिक पथ प्यारे बच्चों, प्रकाशिक पथ को बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ, पाथ मतलब रास्ता, ठीक है। इसको चलो हेडिंग लिखिए जल्दी से, क्या ताड़ रहे हो इधर ताक झाक स्टूडेंट। ऑप्टिकल पाथ ये क्या होता है प्यारे बच्चों? ऑप्टिकल पाथ को ध्यान से समझेंगे, ये भी 2 अंक में परिभाषा पूछ लिया जा सकता है, 2 अंक में परिभाषा इसकी आ सकती है, समझना जरूरी है। 2 अंक में इसका परिभाषा आ सकता है, जल्दी से ध्यान से सुनेंगे। 2 अंक में इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। प्यारे बच्चों ये कोई मीडियम है, ठीक है, कोई माध्यम है, बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन मैंने छोटा सा समझाया। और यहाँ पर प्रकाश किरणें मतलब तरंगाग्र, प्रकाश तरंगाग्र जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर आपतित हो रहा है, समतल तरंगाग्र, बहुत सारी मतलब प्रकाश किरणें जो है मिला करके समतल तरंगाग्र बना रही। यहाँ पर जम 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 जा रही, माध्यम में जम 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 जा रही, जम 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 जा रही, आगे भी निकल रही। ऐसे माध्यम में प्रकाश की मैंने ऐसे दिखा दिया, इस प्रकार से आपतित हुई है, इस प्रकार से बाहर निकल रही। तो माध्यम में जब प्रकाश किरणें प्रवेश की हैं तो मैं मान लेता हूं कि माध्यम में प्रकाश का जो अपवर्तनांक है n है। माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना है? n है। माध्यम में इस प्रकाश के द्वारा जो चली गई दूरी है, माध्यम में जो प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है वो क्या है? t है। माध्यम में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्या है? t है। अब ये प्रकाशिक पथ क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रकाशिक पथ क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। किसी प्रकाश द्वारा किसी माध्यम में, प्रकाश द्वारा किसी माध्यम में, ध्यान से सुनेंगे, प्रकाश द्वारा किसी माध्यम में चली गई
दूरी, चली गई दूरी तथा उस माध्यम के अपवर्तनांक तथा उस माध्यम के अपवर्तनांक उस माध्यम के अपवर्तनांक के गुणनफल को उस प्रकाश का गुणनफल को उस प्रकाश द्वारा तय किया गया प्रकाशिक पथ कहते हैं। उस प्रकाश द्वारा तय किया गया प्रकाशिक पथ कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, फिर मैं बोल रहा हूं। मान लो प्यारे बच्चों, कहीं पर प्रकाश चल रहा है और प्रकाश जब किसी माध्यम में चल रहा है ना, तो पर्टिकुलर उस माध्यम में d दूरी तय कर रहा है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक है n, तो परिभाषा क्या है प्रकाशिक पथ की? कि प्रकाश द्वारा किसी माध्यम में चली गई दूरी, मान लो इस माध्यम में d दूरी चल रहा है, तथा उस माध्यम के अपवर्तनांक मतलब n के गुणनफल को उस प्रकाश द्वारा तय किया गया प्रकाशिक पथ कहते हैं। मतलब प्यारे साथियों, परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है कि प्रकाशिक पथ की परिभाषा के अनुसार इसका सूत्र क्या होगा? प्रकाशिक पथ बराबर होगा प्यारे बच्चों n d क्या है? दूरी, और n क्या है? प्रकाश का अपवर्तनांक। प्यारे साथियों, यही इसका फार्मूला हो जाएगा। ये प्रकाशिक पथ का ये फार्मूला हो जाएगा n इंटू डी। ठीक है, समझ गए? इसे कहते हैं प्यारे बच्चों प्रकाशिक पथ। ये 2 अंक में पूछा जा सकने वाला प्रश्न है। 2 अंक में पूछा जा सकने वाला प्रश्न है कि प्रकाशिक पथ की परिभाषा दीजिए। यह किस रूप में पूछा जाएगा? परिभाषा दीजिए, तब आप ये प्रश्न को जवाब देंगे। प्रकाशिक पथ बराबर n इंटू डी। समझ गए? क्लियर सर? इतना सिंपल। हाँ, अपवर्तनांक पथ की लंबाई, इसको प्रूफ भी किया जाए, प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ मतलब करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम में जरूरी नहीं होती है, किसी बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ऐसे थोड़ा सा हायर एजुकेशन में बताने के लिए बता सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं। ठीक है, क्यों लोड लो? वैसे होता है, छोटा सा डेरिवेशन है। प्रकाश में चली गई दूरी, हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो, तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। कल क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंटरफेरेंस व्यतिकरण। ठीक है, ये कितना आसान है, इसीलिए आसान रहने दो, इसको कठिन ना बनाओ। फालतू में डेरिवेशन करके कहते सर आज कठिन बना दिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आप सभी को। हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत जो हाइगेंस का है, एक चीज वो सीखी, दूसरा प्रकाशिक पथ पढ़े। कल हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ेंगे, व्यतिकरण। व्यतिकरण को पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें एक मैं बताऊंगा द्विझिर्री प्रयोग, हाइगेंस ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मुझे याद है कि मैं जब फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया था प्यारे बच्चों, ठीक है, तब से मुझे ये ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा लगता है वास्तव में। तो प्यारे बच्चों, ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। है तो थोड़ा सा हार्ड लगता है, बट इमेजिनेशन पावर अगर स्ट्रांग होगी ना, तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में मिलेंगे व्यतिकरण को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और कल आप सभी लोग जुड़ना मत भूलिएगा, शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। खुश रहें, मस्त रहें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें, और दूसरों को भी खुश रखने में, मदद करने में, सहायता करने में जो आपसे बन सकता है बिल्कुल करें। यही हमारे मानव जीवन का धर्म है, मानव धर्म है, उसको कभी नहीं भूलें। अर्थात जीवन में कभी बड़े अमीर आदमी, छोटे आदमी बने न बने, लेकिन आपके अंदर मनुष्यता और मानवता जरूर रहनी चाहिए। विदा लेता हूं प्यारे बच्चों, खूब खुश रहें, मस्त रहें, और शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहें, क्योंकि मन में एक ही लक्ष्य है कि अभी तो जमीन पर उतरे हैं, आगे आसमान में उड़ेंगे, और टारगेट बोर्ड के परिवार के साथ पढ़ करके, अपने आनंद गुरु जी के साथ पढ़ करके हम भी टॉपर जरूर बनेंगे। तो मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना और उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। लव यू सो मच बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।